सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं ISLM मॉडल के एपिसोड 2 के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है ISLM मॉडल का एपिसोड 1 जो है करा चुका हूं, जिसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो किस तरीके से बनता है, इन्वेस्टमेंट कर्व का जो है इंटरेस्ट रेट के साथ किस तरीके का रिलेशन रहता है, कब वो मोर रिस्पॉन्सिव होता है, कब वो लेस रिस्पॉन्सिव होता है, मोर रिस्पॉन्सिव में किस तरीके का ग्राफ बनता है, लेस रिस्पॉन्सिव में किस तरीके का ग्राफ बनता है, क्या रिलेशन होता है इन्वेस्टमेंट का ब्याज की दर के साथ। ये कंप्लीट डिटेल में वीडियो जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई आप जो है उस वीडियो को ज़रूर देख के आइएगा, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको आज की वीडियो का कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो ऐड है, तो आप उस वीडियो को जो है देख सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज IS कर्व जो है वो क्या होता है, IS कर्व की जो डेरिवेशन है वो किस तरीके से होती है, IS कर्व जो है वो किस तरीके से बनता है, ये हम आज जो है पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है थोड़ा थ्योरेटिकल के ऊपर जो है हम बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इसके डेरिवेशन के रिगार्डिंग के किस तरीके से इसकी डेरिवेशन जो है होती है। आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट ग्राफ के ऊपर बेस है। आज आपको एक एक ग्राफ अपनी आंखों को स्क्रीन के अंदर जो है गड़ा कर रख लेना है, तभी आपको ग्राफ समझ में आने वाला है। देखिए, ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट ग्राफ के ऊपर है, ठीक है। जितना अच्छा आप ग्राफ बनाएंगे, जितना अच्छा आप ग्राफ समझेंगे, तो मेरे भाई तभी आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला है। अदरवाइज कौन सा ग्राफ कहाँ जा रहा है, कौन सा कर्व कहाँ शिफ्ट हो रहा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम कंप्लीट जो 4th सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा ये था कि IS कर्व जो है वो स्टैंड करता है इन्वेस्टमेंट और सेविंग कर्व को। इसको इन्वेस्टमेंट और सेविंग कर्व का जो है ये एक ग्राफ होता है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि जी पहले हम जो है इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम सेविंग को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। जिसमें हम इन्वेस्टमेंट को पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेविंग को इतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हम डेरिवेशन में ही यहाँ पे हम समझ लेंगे। तो ये कह रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट का और सेविंग का जो है एक ग्राफ होता है। IS का फुल फॉर्म क्या है? इन्वेस्टमेंट और सेविंग। जो कि क्या करता है, जो कि गुड्स मार्केट के अंदर क्या करता है, संतुलन को जो है दर्शाता है। अब सबसे पहला तो इसको आप उत्पाद बाजार कह सकते हो, वस्तु बाजार कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये गुड्स मार्केट जो है ये क्या होती है, ठीक है। जब मैं इसको पढ़ता था मुझे भी नहीं समझ में आता था कि आखिर ये गुड्स मार्केट जो है ये क्या है, गुड्स मार्केट क्या होती है, मनी मार्केट क्या होती है, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जिस मार्केट के आगे जो भी वर्ड लगाए ना, आप समझ लीजिए उस मार्केट के अंदर उन्हीं का जो है आदान प्रदान होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अरे भाई, गुड्स की मार्केट का मतलब क्या? एक ऐसी मार्केट जहाँ पे गुड्स का, सर्विसेज का जो क्या होगा, क्रय विक्रय होगा। सिंपल सी बात है। जो अपनी मार्केट जो होती है वहाँ पे एक ऐसी मार्केट जहाँ वस्तुएं और सेवाएं जहाँ बेची जाती है, खरीदी जाती है, उसको जो है गुड्स मार्केट कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये कोई कोई अलग कोई हवा मार्केट नहीं है। एक ऐसी मार्केट जहां गुड्स और सर्विसेज को बेचा जाता है, उस मार्केट को आप गुड्स मार्केट कहते हैं। तो उसमें ये क्या करता है, उस मार्केट के अंदर ये क्या करता है, संतुलन को दर्शाता है, इक्विलिब्रियम को शो करता है, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम क्या होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये समझना है। तो क्लास 12th के अंदर हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था, क्लास 12th के अंदर, ठीक है। क्लास 12th के अंदर हमने ये पढ़ा था कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर इक्विलिब्रियम तब स्टैब्लिश होता है, एक अर्थव्यवस्था के अंदर इक्विलिब्रियम तब स्टैब्लिश होता है गुड्स मार्केट के अंदर, जब एग्रीगेट डिमांड जो है ना वो बराबर हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई के। जब समग्र मांग जो है वो समग्र पूर्ति के जब बराबर हो जाती है, तो गुड्स मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो बराबर होती है C+I के,
ठीक है, आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, क्लास 12th के अंदर पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको ध्यान रखना है कि समग्र मांग जो है वो C प्लस आई यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, उपभोग और निवेश के बराबर होती है। सिमिलरली एग्रीगेट सप्लाई जो है वो बराबर होती है मेरे भाई C प्लस एस के, मतलब कि कंजम्पशन प्लस सेविंग, उपभोग प्लस बचत के बराबर होती है। तो अगर C से C कट जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, तो मेरे पास बचेगा I इज इक्वल टू एस, मतलब कि अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन निकालने के लिए, अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन निकालने के लिए दो तरीके की अप्रोचेज होती हैं। एक होती है आपकी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इस वाली अप्रोच से आप अर्थव्यवस्था के अंदर, गुड्स मार्केट के अंदर संतुलन स्थापित कर सकते हो। और दूसरी अप्रोच होती है आई इज इक्वल टू एस, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। ये कैसे आया है, ये इस तरीके से आया है, ठीक है। ये आपने कक्षा 12th के अंदर भी बहुत ही अच्छे से इन दोनों अप्रोचेस को पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस ये समझ लीजिए ये दो अप्रोच होती है अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन निकालने के लिए, ठीक है। अब आईएस कर्व क्या है, अब आईएस कर्व जो है कहता है कि ये जो है ना, ये वक्र जो है उन सभी ब्याज दरों, कितनी ब्याज दरें लिखी हैं यहाँ पे, 3 ब्याज दर, आर मतलब और भी हो सकती है, ठीक है, मतलब मल्टीपल ब्याज दर, अलग अलग डिफरेंट ब्याज दर होंगी। और डिफरेंट क्या होगा, उत्पादन का स्तर होगा, इनकम का, आउटपुट का लेवल होगा, जीडीपी का लेवल होगा, किसी का भी लेवल कह सकते हो आप, ठीक है। डिफरेंट आर पर डिफरेंट वाई के क्या करेगा, संयोजनों को दर्शाएगा, कॉम्बिनेशन को दर्शाएगा, जहां पे वस्तु और सेवा बाजार क्या होगा, संतुलन के अंदर होगा। मतलब कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई तो बराबर ही है, उस पॉइंट पर अगर मैं इसकी बात को कंक्लूजन में बोलूं तो ये कहना चाह रहा है कि भाई पहले हम क्या करेंगे, पहले हम गुड्स मार्केट के अंदर ये देखेंगे संतुलन कहाँ पे आ रहा है, गुड्स मार्केट के अंदर संतुलन कहाँ पे आ रहा है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के कहाँ पे बराबर है, किस पॉइंट पे बराबर है, ठीक है। और जिस पॉइंट पर भी बराबर होंगे उस पॉइंट पे हम ये देखेंगे कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है और क्या आउटपुट का लेवल जो है रहने वाला है उस इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे। एक ऐसा कर्व जो इन सभी कॉम्बिनेशन को शो कर देगा उसको जो है आईएस कर्व कहते हैं। अभी थोड़ी किताबी लैंग्वेज चल रही है तो आपको इतना समझ में नहीं आने वाला है, जब आप इसको ग्राफ से समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ये वक्र जो है आय के और ब्याज के उन संयोजनों को दर्शाता है जहाँ पे ये संतुलन में रहता है। ये निवेश बचत वक्र संबंध को स्पष्ट करता है और मौद्रिक और राजनीतिक नीतियों के प्रभाव को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जो है उपयोगी होता है। मतलब क्या होता है इनका, इन दोनों नीतियों का मतलब क्या होता है, मौद्रिक नीतियां वो होती हैं जिसको आरबीआई जो है कंट्रोल करता है, आरबीआई देखता है। और राजकोषीय नीतियां वो होती हैं जिसको, इसको आप गवर्नमेंट का बजट भी कह सकते हो, ठीक है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। राजकोषीय नीतियों को आप सरकारी बजट भी कह सकते हो, गवर्नमेंट का बजट। और मौद्रिक नीतियां वो होती है जो आरबीआई कंट्रोल करता है। तो इन नीतियों का इफेक्ट अर्थव्यवस्था पे किस तरीके से पड़ेगा उसको समझने के लिए भी हम, मतलब कि अगर सरकार कोई भी टैक्स बढ़ा रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रही है, घटा रही है, दो तरीके की पॉलिसी हो रही है, या तो फायदे की होंगी या घाटे की होंगी पब्लिक के, ठीक है। या तो कोई चीज बढ़ाएगी या कोई चीज घटाएगी, चाहे आरबीआई हो या सरकार हो, तो उसका अर्थव्यवस्था पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा उसको समझने के लिए भी हम आईएस कर्व का एलएम कर्व का जो है मेरे भाई यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये मुद्दा जो है समझ में आ जाना चाहिए। अब आपको जो है आंखें गड़ा लेनी है स्क्रीन के अंदर, ठीक है जी। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक एक चीज आपको जो है समझनी है, सुननी है, ठीक है, एक एक चीज प्लीज देखिए। इसके अंदर जो है मैंने यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो है मेरे भाई 4 ग्राफ जो है, 4 ग्राफ यहाँ पे जो है बने हुए हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले आपको इस पैनल के अंदर देखना है चरण 1, स्टेप 1 यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, स्टेप 1। और ये क्या है, क्वाड्रेंट 1, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे इस क्वाड्रेंट के अंदर
हमने क्या शो करा है ये आपको देखना है। हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं डेरिवेशन ऑफ आईएस कर्व। आईएस कर्व की डेरिवेशन किस तरीके से हुई है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसके अंदर हमने कुछ नहीं करा, जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वाड्रेंट 1 के अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिलेशन किस तरीके से होता है उसको हमने जो है यहाँ पे शो करा है। ये हमने क्या बनाया है? ये हमने जो है आई इन्वेस्टमेंट कर्व बनाया है। यहाँ पे हमने जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, ठीक है। ये क्या है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिया है? बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख लेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे प्लीज़, ठीक है। यहाँ पे ब्याज की दर है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई जब ब्याज की दर ज़्यादा होगी तो 8 पे जब ब्याज की दर है तो मैं इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहा था? तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था 40। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गई, 8 से 6 हो गई, तो भाई मैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और गिर गई तो मैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर रही है वैसे वैसे मैं क्या कर रहा हूँ? वैसे वैसे मैं जो है अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ये सीखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का और इन्वेस्टमेंट का क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का और इन्वेस्टमेंट का जो है इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है जी। ये बात ओके आ गई। पैनल 1 में जो हमने वीडियो 1 में सीखा था, पैनल 1 में सिर्फ वही दर्शाया गया है। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था, यहाँ पे क्या था? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं पैनल 2 पे। पैनल 2 पे अगर आप देखेंगे, पैनल 2 चरण 2 यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है, और कहीं नहीं देखना, इसको भी आप इग्नोर मार दीजिए, ठीक है। पैनल 2 पे अगर आप देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे फिर से जो यहाँ पे था, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से प्लीज़ अटेंटिव होकर सुनेंगे। यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट लिया है, लेकिन अब की बार मैंने वाई एक्सिस पे जो है क्या लिया है? अब की बार मैंने वाई एक्सिस पे बचत ली है, बचत, ठीक है। क्या लिया है? बचत। कुछ नहीं करा मैंने। मेरे पास जो पैनल 1 से मेरे पास जो पैनल 1 से इन्वेस्टमेंट आई थी, 40 आई थी उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो उसी इन्वेस्टमेंट को मैं नीचे लेके आ गया, ये आ गया भाई 40, ठीक है। वही इन्वेस्टमेंट है जो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो इन्वेस्टमेंट आई थी, वही इन्वेस्टमेंट को मैं नीचे लेके आ गया 40। फिर दूसरी इन्वेस्टमेंट कितनी आई थी? दूसरी आई थी 80, तो भाई ये आ गई 80, ठीक है। फिर तीसरी इन्वेस्टमेंट कितनी आई थी? फिर तीसरी आई थी मेरी भाई, तीसरी आई थी मेरे भाई, कितनी आई थी? 120, तो ये आ गई यहाँ पे, ठीक है। तीनों की तीनों इन्वेस्टमेंट को मैं जो है यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। अब क्योंकि मुझे क्या दिखाना है? मुझे दिखाना है I इज इक्वल टू एस। मुझे क्या दिखाना है? मुझे दिखाना है I इज इक्वल टू एस, क्योंकि हमने पढ़ा है कि संतुलन कहाँ पे होगा? संतुलन वहां पर होगा, संतुलन वहां पर होगा जहां पर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग होगा। अभी मैं आपको ऊपर पढ़ा के आया हूं। तो अगर अगर इन्वेस्टमेंट 40 है तो सेविंग भी 40 होनी चाहिए। तो भाई मेरे पास ये आ गया एक पॉइंट ए, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट 80 है तो सेविंग भी 80 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया 80, ये आ गया दूसरा पॉइंट। और अगर इन्वेस्टमेंट 120 है तो सेविंग भी 120 होनी चाहिए, ये आ गया तीसरा पॉइंट। जब आप इन तीनों पॉइंटों को मिला देंगे, जब आप इन तीनों पॉइंटों को मिला देंगे तो भाई मेरे पास एक 45 डिग्री की जो है, आप यह देखेंगे 45 डिग्री की जो है ये लाइन बनी है। क्यों बनी है 45 डिग्री की लाइन? क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट है उतनी ही सेविंग है। अगर अगर 40 इन्वेस्टमेंट है तो 40 ही सेविंग है, 80 इन्वेस्टमेंट है तो 80 ही सेविंग है, 120 इन्वेस्टमेंट है तो 120 ही सेविंग है। इसी वजह से मेरे पास जो है 45 डिग्री की लाइन बनी है, जहां पर इन्वेस्टमेंट जो है वो बराबर है मेरे भाई सेविंग के, ठीक है। यहाँ से मेरे पास जो है, यहाँ से मेरे पास जो है क्या आगे निकल के, यहाँ से मेरे पास जो है एस निकल कर आ गया। यहाँ से मेरे पास जो है क्या निकल के आ गया? यहाँ से मेरे पास जो है एस निकल के आ गया, ठीक है। पहले वाले ग्राफ से मुझे किसका पता चला था? पहले वाले ग्राफ से बेटा मेरे को ये पता चला था कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। फिर उस इन्वेस्टमेंट का यूज करके मैंने सेकंड पैनल के अंदर सेविंग को जो है ड्राइव कर लिया कि सेविंग कितनी होगी। सेविंग उतनी होगी जितनी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब आ जाइए चरण 3 पे।
चरण 3 के अंदर, स्टेप 3 के अंदर क्या लिखेंगे? अब की बार मैंने वाई एक्सिस पे फिर से ही बचत ली है, मैंने वाई एक्सिस पे फिर से ही बचत ली है, ठीक है। लेकिन अब की बार चरण 3 पे देखेंगे, अब की बार मैंने वाई एक्सिस पे क्या लिया है? वाई। अब की बार मैंने आय ली है, अब की बार मैंने आउटपुट लिया है, अब की बार मैंने जीडीपी ली है, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। अब की बार मैंने वाई एक्सिस पर, अब की बार मैंने वाई एक्सिस पर बेटा मैंने अब की बार इन्वेस्टमेंट नहीं ली है, ठीक है। अच्छा, अब अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो बराबर होती है सी प्लस आई के, ये मैंने अभी आपको बताया था। एग्रीगेट डिमांड जो है वो बराबर होती है सी प्लस आई के, और एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो बराबर होती है सी प्लस एस के। तो जो एग्रीगेट सप्लाई होती है, आपको ये ध्यान रखना है, यही इनकम होती है, यही वाई होती है, ठीक है। तो वाई का जो फॉर्मूला हो गया वो भी सी प्लस एस ही हो गया, ठीक है। y का जो फॉर्मूला हो गया वो c प्लस ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो भाई अब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ती है, ठीक है। ए y का c के साथ और s के साथ, दोनों के साथ जो है सीधा सीधा रिलेशन होता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप कंजम्पशन भी बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। अब मुझे देखना है, मुझे मेरे पास 3 पॉइंट आए थे, मेरे पास 3 पॉइंट आए थे सेविंग के। मेरे पास आया था 40, मेरे पास आया था 80 और मेरे पास आया था 120 सेविंग के, ये पॉइंट आ गए, ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि ये जो 40, 80 और 120 है, इसके लिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे मेरी लाइन। 40, 80 और 120, इसके लिए मुझे कितनी लेवल ऑफ इनकम चाहिए? मुझे कितनी लेवल ऑफ इनकम चाहिए? मुझे अगर 40 रुपए की सेविंग करनी है तो मेरे पास कितनी इनकम होनी चाहिए उसके लिए? मुझे अगर 80 चाहिए तो उसके लिए मेरे पास कितनी इनकम होनी चाहिए? तो फिर मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे सेविंग लिया मैं, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैंने इनकम लिया। इसी ये 40 को मैं इधर ले गया, इसी 40 को मैं इधर ले गया, तो मुझे पता चला इतनी 40 रुपए की सेविंग करने के लिए मुझे मेरे भाई 100 रुपए की इनकम की जरूरत है, 100 रुपए के आउटपुट की जरूरत है। मुझे अगर 80 रुपए की सेविंग करनी है तो मेरे भाई मुझे जो है 180 रुपए की 180 रुपए की जो है इनकम की जरूरत है। 180 रुपए की इनकम हो रही है जिसमें से मैं 80 रुपए सेव कर रहा हूं, तो 100 रुपए क्या कर रहा हूं? मैं कंज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। अगर मैं 120 रुपए की सेविंग करना चाहता हूं तो मेरे को कितनी इनकम की जरूरत है? मुझे 260 रुपए की इनकम की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस पैनल 3 में, चरण 3 में आपको क्या दिख रहा है कि पहले आपने पैनल 1 से आपने निकाल ली इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या इन्वेस्टमेंट है। फिर उस इन्वेस्टमेंट से आपने निकाल ली सेविंग स्टेप 2 पे, फिर उस सेविंग के लिए आपको कितनी इनकम की जरूरत है वो आपने निकाल लिया स्टेप 3 में। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब अब ये मेरे को इतनी इतनी इनकम चाहिए, मेरे को इतनी इतनी इनकम चाहिए, मुझे 100, 180, 260 इतनी इतनी इनकम चाहिए। अब मेरे भाई इसी को ऊपर ले जाइए, इसी को जो है इसी को ऊपर ले जाइए, ठीक है। इसी वाले यहाँ से मेरे को ये इनकम चाहिए, ठीक है, ये ऊपर ले आइए, और ये जो है ये ऊपर ले आइए, ये लाइनें जो है मैं ऊपर ले गया, ठीक है। अब आ जाइए पैनल 4 पे। पैनल 4 के अंदर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। पैनल 4 के अंदर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लिया था, तो यहाँ पे भी सेम मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया है? वाई को इसमें यहाँ पे हम वाई को क्या शो कर रहे हैं? आय। वाई का मतलब क्या होता है? वाई का मतलब होता है आय, ठीक है। वाई का मतलब होता है आउटपुट, वाई का मतलब होता है जीडीपी, इसका ये मतलब होता है, ठीक है जी। तो अगर मुझे अगर मुझे 100 रुपए के इनकम की जरूरत है, मुझे 100 रुपए के इनकम की अगर जरूरत है, तो मेरे भाई
तो मेरे भाई 100 रुपए की इनकम की अगर ज़रूरत है, इस लाइन को मैं, ये नीचे से ही आ रही है लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन नीचे से ही आ रही है, तो उस 100 रुपए की इनकम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? उस 100 रुपए की इनकम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%। यही वाली लाइन यहाँ से मैंने एक्सटेंड कर दी, ये वाली यहाँ से एक्सटेंड करी है और ये वाई वाली नीचे से आ रही है, ठीक है। तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया मेरे पास जे। प्लीज़ अटेंटिव होकर सुनेंगे। मेरे को 120 रुपए की इनकम की आवश्यकता, 180 रुपए की इनकम की आवश्यकता थी, तो 180 रुपए की इनकम पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है? रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है 6%। मेरे को 260 रुपए के इनकम की आवश्यकता थी, तो 260 रुपए के उस पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है? 4%। ठीक है, मेरे पास तीन रेट ऑफ इंटरेस्ट के लेवल आए, 8, 6, मेरे पास तीन रेट ऑफ इंटरेस्ट के लेवल आए, 8, 8, 6 और 4। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के लेवल आए मेरे पास। और इनकम के मेरे पास कितने लेवल आए? 100, 180, 100, 180 और 260। ये मेरे पास इनकम के, आउटपुट के या जीडीपी के लेवल आए। और मेरे पास ये जो तीन पॉइंट आए, जे, के और एल, मेरे पास ये जो तीन पॉइंट आए, मैंने क्या करा? मैंने इन तीनों पॉइंटों को मिला दिया। मैंने इन तीनों पॉइंटों को मिला दिया। तो जब मैं इन तीनों पॉइंटों को मिला दूंगा तो मेरे पास जो कर्व बन के आएगा, मेरे पास जो कर्व बन के आएगा, इस कर्व को मैं क्या बोलूंगा? इस कर्व को मैं बोलूंगा आईएस कर्व। अब मैं जो ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर मैं उस डेफिनेशन की बात करूं तो वो कह रहा था कि ये जो है एक इन्वेस्टमेंट और सेविंग का कर्व है। ठीक है, सबसे पहले उसने ये बोला था ये री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और ये री सेविंग। ठीक है, अभी पैनल 1 में इन्वेस्टमेंट थी और पैनल 2, पैनल 3 में सेविंग थी। ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग का कर्व है जो कि गुड्स मार्केट के अंदर क्या करता है? जो कि गुड्स मार्केट के अंदर संतुलन को दिखाता है। तो कहाँ संतुलन आ रहा था गुड्स मार्केट के अंदर? गुड्स मार्केट के अंदर संतुलन ये आ रहा जहाँ पे I इज इक्वल टू एस हो रहा है। और उस संतुलन पर, उस संतुलन के बिंदु पर ये क्या करेगा? डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर आ रही है आपकी? ये रही 8, 6, 4। डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट का लेवल आपका रहने वाला है, उसको जो है ये कर्व शो करता है। अब आप देखिए, जो हम ऊपर डेफिनेशन को पढ़कर आए थे, वो डेफिनेशन यहाँ पर जो है मेरे भाई कंप्लीटली फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो इसका जो आईएस कर्व जो है, इसका जो स्लोप है कैसा है? ऋणात्मक ढाल वाला है। किस तरीके का है इसका? ऋणात्मक ढाल वाला जो है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट कर्व बना था, जैसे कि इन्वेस्टमेंट कर्व बना था, बिल्कुल वैसे ही बना है, ये भी देख लीजिए। तो अगर हम इसको एक ओवरऑल व्यू से देखते हैं, अगर हम इसको एक ओवरऑल व्यू से देखते हैं, अब देखिए, अब आपको जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। अब मैं आपको चारों के चारों एक साथ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए आप प्लीज़ अटेंटिव होकर जरा स्क्रीन की तरफ, मैं कहाँ कहाँ मेरा पेन चल रहा है वो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। देखिए जी, सबसे पहले जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% थी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% थी, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज की दर कितनी? जब ब्याज की दर 8% थी तो उस पे इन्वेस्टमेंट कितनी थी? उस पे इन्वेस्टमेंट थी मेरे भाई 40। कितनी थी? 40। ठीक है, वो 40 की जो इन्वेस्टमेंट थी उस पे सेविंग कितनी थी? उस पे सेविंग थी 40, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग होता है। ठीक है, वो 40 रुपए की सेविंग करने के लिए मुझे कितनी इनकम की जरूरत थी? मुझे जरूरत थी 100 रुपए की इनकम की। और उस 100 रुपए की इनकम के लिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से प्लीज, मेरा पेन कहाँ कहाँ चल रहा है वो देख लीजिए। उस 100 रुपए की इनकम पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था? तो उस 100 रुपए की इनकम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो था आपका, वो था आपका 8%। ये कंप्लीट आपका जो है, ये देखिए ध्यान से देख लीजिए कहाँ कहाँ में वो चला है मेरा। ये पहला ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है, और फिर ये कंप्लीट आपका एक साइकिल पूरा हो गया।
दूसरा देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए। अब आते हैं अब आते हैं भाई दूसरे पे। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 था, ठीक है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 था, ठीक है? तो 6 पे मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 6 पे मेरी इन्वेस्टमेंट थी 80, और उस 80 पर बचत कितनी थी? उस 80 पे बचत भी 80 थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग होता है। और उस 80 की बचत के लिए मुझे कितनी इनकम की ज़रूरत थी? मुझे 180 इनकम की ज़रूरत थी। और उस 180 की इनकम के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%। ये आपका जो है कंप्लीट दूसरा साइकिल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे की। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% थी, तो उस पे इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 120। तो बचत कितनी होगी? 120। उस 120 की बचत के लिए कितनी इनकम की जरूरत है? 260। 260 रुपए की इनकम पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था? 4%। तो ये आपका कंप्लीट तीसरा साइकिल जो है पूरा हो गया। तो आप देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था किस तरीके से कैसे रन कर रही है, ठीक है? ये आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सारी की सारी अर्थव्यवस्था यहीं पर जो है घूमती रहती है। सब कुछ इक्विलिब्रियम वगैरह जब यहाँ से डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, मेरे भाई सब कुछ यही है, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, ठीक है? तो आईएस कर्व ये ड्राइव हो गया आपका, ठीक है? ये आपने ड्राइव करा है इन्वेस्टमेंट और सेविंग अप्रोच से। ये आपने ड्राइव करा है इन्वेस्टमेंट और सेविंग वाली अप्रोच से, ठीक है? तो कैसा है इसका कर्व? इसका कर्व कैसा है? ऋणात्मक ढाल वाला इसका कर्व है, ठीक है? कैसा है इसका कर्व? इसका कर्व जो है ऋणात्मक ढाल वाला इसका जो है कर्व होता है, ठीक है? अगर मैं इसको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से बनाना चाहता, तो ये किस तरीके से बनता, ठीक है? तो वो उससे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, उसके लिए बस आपको ये पता होना चाहिए एग्रीगेट डिमांड कैसे बनती है और एग्रीगेट सप्लाई कैसे बनती है। उससे भी बना सकते हो, लेकिन आप फिलहाल जो मैंने पढ़ाया वो अभी मैं आपको बस ये बता रहा हूँ। एग्रीगेट सप्लाई का कर्व इस तरीके से बनता है, ठीक है? ये एग्रीगेट सप्लाई है। ध्यान से दोबारा से देखेंगे, इसको हम इधर ले आते हैं, इसको सही से बना लेते हैं। देखिए, अगर हम अगर हम इसको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से बनाते, तो ये किस तरीके से बनता? तो एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है वो बनता है आपका इस तरीके से, ये एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनता है इस तरीके से, ठीक है? तो जहाँ पे भी दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पर ये बराबर हो रहा है, तो यहाँ पे जो है ये इनकम का लेवल आ जाता, ठीक है जी? इसी के नीचे अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाना चाहूँ, तो ये इस तरीके से एग्रीगेट सप्लाई का सॉरी इन्वेस्टमेंट और सेविंग कर्व आईएस कर्व बन जाता कि भाई ये यहाँ पे अर्थव्यवस्था इक्विलिब्रियम पे आ रही है, गुड्स मार्केट यहाँ इक्विलिब्रियम पे आ रहा है, क्योंकि एडी इज इक्वल टू एस यहाँ पे बराबर हो रहे हैं, इस पॉइंट पे बराबर हो रहे हैं। जहाँ पे भी दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इट मीन्स यही तो वो बराबर है, ठीक है? तो ये लेवल ऑफ इनकम है इसका। तो इस लेवल ऑफ इनकम पे मान लीजिए ये इस लेवल ऑफ इनकम पे मान लीजिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अगर मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? ये पॉइंट आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे आप जरा एक चीज़ आपको ध्यान से समझनी है, बहुत ये वाले पार्ट पे अगर आप देखेंगे, ये वाले पार्ट पे राइट साइड वाले पार्ट पे, तो राइट साइड वाले पार्ट पे क्या हो रहा है? जौन सा कर्व ऊपर होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये राइट वाले साइड में क्या हो रहा है? एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ज़्यादा है, ठीक है? डिमांड जो है वो कम है और सप्लाई जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि मैंने बोला जौन सा कर्व ऊपर होता है, तो यहाँ कौन सा कर्व ऊपर है? कर्व ऊपर है एएस वाला, और कौन सा कर्व नीचे है? ये कर्व है एग्रीगेट डिमांड वाला। डिमांड कर्व नीचे, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। जबकि इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इस वाले की, यहाँ पे ये वाला कर्व देखिए, ये वाला कर्व कौन सा है? एग्रीगेट डिमांड का। और ये वाला कर्व कौन सा है? ये एग्रीगेट सप्लाई का।
इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या है, कम है। मतलब कि ये वाली जो दो सिचुएशन है, ये वाली और ये वाली, ये जो दो सिचुएशन है ये इक्विलिब्रियम की नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो ई पॉइंट पर है। ई पॉइंट पे क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अर्थव्यवस्था संतुलन में तभी आती है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको। देखिए अब जरा, ये बराबर हो गए जी। ठीक है, अब राइट साइड पे क्या हो रहा है, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, मतलब माल ज्यादा बन रहा है, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, तो भाई उत्पादक के पास स्टॉक जमा हो जाएगा, कम उत्पादन करेगा वो, क्योंकि जब माल बिक ही नहीं रहा, डिमांड ही नहीं है, तो आगे बना के क्या करेगा। इधर क्या हो रहा है, इधर जो है डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, माल कम बन रहा है, माल कम बन रहा है, लोग खरीदने वाले बहुत हैं। तो इसको सही करने के लिए क्या होता है, ये मैंने आपको क्यों बताया है, ये मैंने आपको क्यों बताया है, ये मैंने आपको बताया है इसलिए आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया है इसके लिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये कहता है कि ये हमने आईएस कर्व अभी पढ़ा, ये हमने आईएस कर्व अभी पढ़ा है। ठीक है, कि भाई इस तरीके से बनता है। इसके राइट साइड मैंने आपको बताया क्या होता है, इसके राइट साइड जो है सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, और यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। अब ये नहीं तो मैंने इसलिए बताया आपको, नहीं तो आप कहते भाई ये कैसे आगे कैसे पता चलेगा भाई ये इधर ही क्यों ज़्यादा है और उधर ही क्यों कम है, इसलिए मैंने आपको जो है वो समझाया है। तो अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, खरीदने वाले कम है और माल ज़्यादा बन रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इसलिए कंपनियां मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन का क्या करती हैं, आईएस कर्व के बाईं तरफ, इस तरफ की बात कर रहा है ये, पहले डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ठीक है, ये होता है बाईं। तो डिमांड ज़्यादा है, लोग खरीदने वाले बहुत है, माल नहीं बन रहा, तो उत्पादन बढ़ाएगी उसके लिए। और दाईं तरफ की बात करें अगर, तो वो कंपनियां उत्पादन नहीं करेगी, जिसके कारण कंपनियां विक्रय जो है वो नहीं कर सकती, क्योंकि डिमांड ही नहीं है, तो बना के और क्या करेगी, पुराना ही माल नहीं बिक रहा तो नया बना के क्या करेंगी। ठीक है, ये जो है यहाँ पे इसने आपको समझाया है, इसलिए मैंने आपको वो वाला कर्व भी बता दिया था कि भाई आप, ताकि यहाँ पे आपको जो है कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब जरा यहाँ पे आपको, अब जरा यहाँ पे आपको एक चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान से, अब आपको यहाँ पे एक चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपको जो है मेरे भाई समझनी है, सुननी है। ठीक है, ये जो कर्व मैंने यहाँ पे आपको बनाया है, ये जो कर्व मैंने यहाँ पे आपको बनाया है, ये 4 कर्व है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, जो वीडियो 1 हम पढ़ के आए थे, इन्वेस्टमेंट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट में मोर रिस्पॉन्सिव होती है या लेस रिस्पॉन्सिव होती है, ये वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये वाला जो है लेफ्ट वाला, ये मोर रिस्पॉन्सिव का ग्राफ है। ठीक है, और ये वाला जो है ये लेस रिस्पॉन्सिव का ग्राफ है। ठीक है, मोर रिस्पॉन्सिव का और लेस रिस्पॉन्सिव का। तो जब बहुत ही ज़्यादा ध्यान देखेंगे, ध्यान से एक एक चीज आपको समझनी है, सुननी है। ठीक है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 था, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 था, तो इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही थी, तो इन्वेस्टमेंट हो रही थी, तो इन्वेस्टमेंट हो रही थी 40, तो इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही थी, तो इन्वेस्टमेंट हो रही थी, तो इन्वेस्टमेंट हो रही थी 40। ठीक है, अब क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज होकर कितना हो गया, 6, 8 से कितना हो गया, 6 हो गया, 2% जो है, 2% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, 2% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। ठीक है, या मान लीजिए, या मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ ले लीजिए, चलो ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5%। ठीक है, तो भाई इन्वेस्टमेंट जो है कितनी हो गई, इन्वेस्टमेंट जो है 40 से बढ़कर, इन्वेस्टमेंट जो है 40 से बढ़कर कहाँ पर पहुँच गई, इन्वेस्टमेंट जो है 40 से बढ़कर जो है 100 पर पहुँच गई, मतलब सिर्फ 3%, सिर्फ 3%
3% रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से, सिर्फ 3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अंदर देखेंगे आप कितना चेंज आ गया है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के, चलो इस टॉपिक को आप रहने ही दीजिए, इस टॉपिक को हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है इसको आपको तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसको हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, नहीं तो अभी आपको जो है खिचड़ी बन जाएगी, जल्दी में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बस अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि IS कर्व की डेरिवेशन किस तरीके से होती है, इसके राइट वर्ड क्या दिखाता है, इसके लेफ्ट वर्ड क्या दिखाता है, बस इतना आप समझ लीजिए, ठीक है जी। क्योंकि नेक्स्ट के अंदर हम ये फ्लैटर, ये स्टीपर और ये राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, ये आपको मैं बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपके भेजे में बहुत ही अच्छे से घुस जाए, ठीक है जी। तो इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं, दुग्गल_रिटर्न_, नीचे जो है यूज़र ID आ रहा है, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी आपको चाहिए, ये नोट्स वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।